इन मार्च में शिरकत कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं, और उसके बाद जो भी पाकिस्तानी आज ये टीवी पे देख रहे हैं, जो आज सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी अप्रैल के अंदर 9-10 अप्रैल को, तो जो पाकिस्तान का बैरून मुल्क से कर्जे लेने का जो रिस्क होती है, यानी अगर आपको बाहर के लोग कर्जे देते हैं, बैंक्स कर्जे देते हैं, तो वो कर्जों की जो रिस्क होती है कि कर्जा वापस नहीं होगा, वो 5% थी। वो 5% थी आज से 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत गिराई गई है। आज अखबारों में आया हुआ है कि जो हमारी रिस्क है, यानी हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, वो रिस्क 5% थी, आज वो 64.5% है। यानी 64.5% रिस्क है कि पाकिस्तान अपने कर्जों के ऊपर किस्तें वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब, इसके 2 मतलब हैं, और बड़े, मैं इसलिए इधर से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी माइशत है, जिस तरह उसका कत्ल हुआ है जब से हम गए हैं पिछले 7 महीने में, मैं चाहता हूं कि यह जरा कौम समझे हुआ क्या है। अगर हमारा डिफॉल्ट रेट, यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं, इसका मतलब कि दुनिया यह समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती, और उनका जो 64.5% का मतलब कि ये है अब रिस्क कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले यह हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये जब वो देखते हैं, जब उनके सामने ये रिस्क आती है पाकिस्तान की, तो इसका मतलब कि बैरून मुल्क लोग अब पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हुए डरेंगे कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं, वो अगर हम वापस नहीं कर सकते, और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है, और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा? सबसे पहले चीज यह होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। रुपए नीचे गिरना, यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया और नीचे चला जाएगा, और किधर जाके रुकता है ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डॉलर तो आने नहीं है। लोगों ने, जिन्होंने डॉलर या इन्वेस्टमेंट में आने हैं या कर्जों से लेने हैं, वो सबने रोक देने हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह है कि जो लोग जब इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने मुल्क में दौलत में इजाफा करना है तो सरमायाकारी चाहिए, फैक्ट्रियां बनाएं, कारखाने बनाएं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उससे हमारी दौलत में इजाफा हो, ताकि हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? हमें तो हमारे ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, वही जो अखबारों में बगल बच्चे बैठे हुए हैं जो सहाफी इनके, उन्होंने तो पूरी कैंपेन की कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। तो महंगाई तो वाज़ेह हो गया कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इन पिछले 7 महीने में हुई है। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी, और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16% थी, आज वो 27 से 28% पे है, तकरीबन दुगनी है। तो जो महंगाई भी बढ़ गई, जो मुल्क में सरमायाकारी थी वो भी नीचे चली गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो भी नीचे चली गई,
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे, रेमिटेंसेस भेज रहे थे, वो भी कम हो गए। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, यानी जो आमदनी एक मुल्क की होती है टैक्स इकट्ठा करके, वो भी उसके जिस रफ्तार पे हम इकट्ठे कर रहे थे वो नीचे चला गया। और मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे होती है कि हर साल एक शाया होती है कि मुल्क की मायशत के हालात क्या हैं। तो वो इस गवर्नमेंट ने, हमारे जाने के बाद इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो सर्वे शाया की है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस सर्वे के मुताबिक जो हमने अपने चौथे साल के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कितनी हमारी मुल्क की आम दौलत में इजाफा कितना होगा, वो 4.8% टारगेट था। कितना हमने किया? 6%। यानी जो जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। हमने अपने टारगेट से बेहतर किया। एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बेचते हैं बाहर और जिससे डॉलर आते हैं, हमने अंदाजा लगाया था 26 अरब डॉलर होगी। कितनी हमने एक्सपोर्ट की? 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड था ये। तो वो टारगेट से उससे भी ऊपर गए। यानी ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये वो मैं चीजें आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। हमारा जो ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री, जो रोजगार देती है, जो असल में इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री मुल्क में बढ़ती नहीं है तो असल में तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं। और हुआ कितनी? इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%। अपने टारगेट से ऊपर गए हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया। 6.2% पे हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मायशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें यह कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे, तो उसको खास तौर पे लेके आए इसाक डार को। उसने आगे कहा कि मैं मूडीज को ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो गुम ही हो गया।
اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے، ہم نہیں کیا کیسے کہہ رہے. میں نے ویسے 6 مہینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو 30 سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں، اور ان کے 30 سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا. ہم 90 کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا. جب سے یہ دونوں آئے ہیں یہ ڈاکو خاندان، یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے، کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا، ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا، ملک مقروض ہو گیا، اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے. جب سے نواز شریف پرائم منسٹر بنا، وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بڑے ان کے پاس 4 فلیٹ آ گئے، اور ان کے بیٹوں کی بڑی پراپرٹیز آ گئی. تو یہ تو امیر ہو گئے، قوم مقروض ہو گئی. ان کو واپس مسلط کیا، اور میں نے تب کہا کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا، ہینڈلرز کو سمجھایا کہ یہ اگر آپ نے سازش کامیاب ہونے دی، یہ ملک نہیں سنبھال سکتے. اور میں نے جب 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، یعنی قرضے نہیں واپس کر سکتا، تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا. اور میں نے تب یہ کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار، مجھے غدار کہہ رہے تھے، تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے اوپر غداری کے کیس بناؤ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا. مفت کچھ نہیں ہوتا. وہ امریکن کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا. اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے، میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے وہ. اور یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو. اور آج جدھر ہم اب کھڑے ہیں، یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کر دیں، کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے 23 نجی دورے کیے لندن کے. میں پرائم منسٹر تھا 3.5 سال، میرے تو بچے باہر تھے، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں کیا، حالانکہ 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ آنے کی. کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤں، ہمارا ملک غریب ہے، ہم مقروض ہیں، میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کیے اس نے لندن کے. 23 دفعہ یہ لندن گیا. زرداری 50 دفعہ دبئی گیا نجی دوروں پہ. اور یہ لندن کیا کرنے جاتا تھا؟ پیسے وہاں ہیں، دولت وہاں ہے، بزنس وہاں ہے، بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے، برطانیہ کے وہ شہری بن گئے ہیں، وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں. جس کے اوپر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے. اسحاق ڈار باہر بھاگ گیا ہے، اس کے بیٹے باہر ہیں. شباز، یہ حمزہ جو سلمان شہباز ہے، اس کو جب ایف آئی اے کا کیس رمضان شوگر مل لیا، جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آ گیا تھا، اس کے اوپر ہاتھ جانے لگا، یہ باہر بھاگ گیا. باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، پھر ڈیل کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں. پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا، پھر واپس آ جاتے ہیں. اور وہ اسحاق ڈار سگنل لے کے واپس آ گیا. لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے لے کے کون اس سٹیج پہ آیا، یا ملک کا دیوالیہ نکالا کس نے؟ 30 سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پہ پہنچا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیہ ہوا پاکستان سنبھالا 2018 میں، اور اس پاکستان کو اس دیوالیے سے نکال کے 2 سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی. اپنے ملک کو کرونا سے نکالا، اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا، اپنی معیشت کو سنبھالا، اپنے غریبوں کو بچایا، وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 3 ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے نکالا. اور کرونا سے نکالا ہی نہیں، اس کے بعد ہم نے اپنی معیشت اٹھائی.
जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7 और चौथे साल में 6%, ये 17 साल के बाद हुआ। हमारे ज़राअत ने 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की की। हमारी इंडस्ट्री ने तो कि 50 साल में सबसे बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री उठ रही थी जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई। तो आज मैं अपने पाकिस्तानियों के सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार या मुसल्लत किए गए, ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? जो हमने हल भी निकाले थे वो भी पीछे रह गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। हमारा मसला क्या, मैं आप सबके लिए पहले जरा समझा दूं। हमारा मसला यह है कि माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जो भी चाइना की तरक्की हुई, जो एशियन टाइगर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क, ये जो तरक्की की है, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। यहां हुआ ही कुछ नहीं, और इनके पिछले नून लीग के 5 साल में वही के वही एक्सपोर्ट्स रह गई, तो दौलत में तो इजाफा ही नहीं हुआ। तो इनका माजी में यही था। तो हमारी कोशिश ये थी कि एक्सपोर्ट्स को, पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाया जाए, पूरे उनकी मदद की जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनके लिए सस्ती बिजली दी जाए, ताकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। और उसके अलावा हमने वो प्लान बनाए। टूरिज्म पाकिस्तान में ऐसी है कि हमारे बड़े डॉलर्स आ सकते हैं। हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोरोना में टूरिज्म ही खत्म हो गई, लेकिन टूरिज्म के ऊपर हमने प्लान बनाए हुए थे। और तीसरी चीज कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, उनको हमने कोशिश की कि वो अपने पैसा पाकिस्तान लेके आए। उसके लिए हमने उनकी मदद की। रेमिटेंसेस जो सबसे तारीखी बड़ी हमारी 30 अरब पे, वो इसलिए बढ़ी कि हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, उनके लिए इनाम दिए कि जो ज्यादा पैसा भेजेगा या उनकी अपने बैंकों के थ्रू। और रोशन डिजिटल पाकिस्तान एक नई चीज शुरू की। 5 अरब से उसमें आखिर में पैसा आना शुरू हुआ। हमारे चौथे साल में $5 अरब से ऊपर उसमें आ रहा था और बढ़ता जा रहा था। कोशिश ये थी कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनके डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आए। मैंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए, एक बंडल आइलैंड कराची में और एक रावी सिटी। बंडल आइलैंड इन्होंने हमें करने नहीं दिया, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उन्होंने उधर आते साथ ही $5 अरब आने थे। और जैसे वो पैसा आना था, हमारा जो असल मसला है, जो डॉलर कम हो जाते, वो हमने हल कर लेना था। इन्होंने आखिरी मिनट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर कैंसिल कर दिया। और दूसरा, जो हमारी कोशिश रावी सिटी की थी, वो बदकिस्मती से 11 महीने स्टे ऑर्डर पे रह गया। पैसे लोग बाहर से इन्वेस्टर तैयार बैठे हुए थे, वो सब कुछ रुक गया। तो हमारी कोशिश ये थी कि डॉलर गैप जो हमारा है, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये 2 शहर बना के, टूरिज्म करके, और फिर अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनको कोशिश इंसेंटिव दें कि वो पैसा अपना भेजें। तो अब मैं जो आखिर में ये मायशत के ऊपर बात, फिर मैं 2 और आपसे बातें करनी है। देखिए, जिधर आज हम खड़े हैं, ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह, जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था, हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन मुझे जो खतरा 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं, हमारे मुल्क को खतरा आज। और ये जो आज 64.5% पे पाकिस्तान की रिस्क हो गई कि यानी हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे, और उसकी चांस 64.5% पे आ गई। इसका मतलब कि अगर हम अब इस तरफ, जिस तरफ अब निकल गए हैं, पैसा बाहर से अब आना नहीं है। हमारे पास जो आमदनी थी, एक्सपोर्ट्स भी कम होती जा रही है, रेमिटेंसेस भी, जिससे डॉलर आते हैं।
इन्वेस्टमेंट आनी नहीं है, कर्जे भी नहीं आने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी। तो अब हम ये क्या करेंगे? आप इनके पास क्या हल है? क्या वो लोगों के पास ये मुल्कों से पैसे मांगते जाएंगे? वो तो ये मांगे हैं, हर मुल्क के पास गया शहबाज शरीफ, क्या मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, लेकिन वो कितना वो पैसा दे देंगे? असल में तो हमने अपनी माइशत ठीक करनी है, और वो जो ठीक करनी थी वो ठीक हो रही थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, वो अब ये साजिश की वजह से आज पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात मैंने आज करनी है, जो मैं हमेशा, ये जो तहरीक जिसमें हम सारे मार्च इस्लामाबाद की वजह इसकी क्या है? हकीकी आजादी। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो इंसानों को आजाद कर देती है। इंसाफ, और ये सबको मैं बार बार कहता हूं क्योंकि लोगों ने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो आज पाकिस्तान के मसले हैं, ये माइशत के भी मसले, ये सारे फंसे हुए एक चीज के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। इंसाफ ना होने की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से लोग गुलाम हैं, एक निजाम के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि कमजोर आजाद नहीं है यहां और ताकतवर कानून से ऊपर है। तो ये जंगल का कानून है। जंगल के कानून के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो मैं आपको माइशत के बताया है, ये असल में हमारी मुल्क में खुशहाली, माइशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतहा पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्विस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं,
لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی مجھے اس عہدے سے اٹھا دے, کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائے, میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے, جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے, اور یہ ہم تین لوگ ہیں. وہ تو اور اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا, میرے پہ, لوگوں پہ. ہم 1.5 سال گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے. یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے, اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. 8 اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے, 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے, 8 دفعہ عدالت نے ان کو رد کیا. اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے. اس کے اوپر الیکشن کمشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشن کا ممبر ہے, ان کے اوپر ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو کراچی کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے. یہ آزاد کیسے ہے؟ اس کے اوپر ہم میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو سکندر سلطان ہے, ہم نے اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانبدار نہیں ہے, اور ہمیں عدالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے. اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو, یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا, بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ریکوز کر لیتا ہے. یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے, بار بار ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن رہے ہیں. 2 کیسز ہیں جس میں اس سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. ایک ہے فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں. اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے, اور ہمیں بار بار ایک فرول رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں, جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے, 40,000 ڈونر بیس ہمارے پاس ہے. تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں. یہ پہلے بڑے بڑے بزنس مین کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں, پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. تو یہ ان کی فنڈنگ تو ہے ہی انلیگل. یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے پیسہ آیا. ان کا کیس نہیں سن رہا اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے. تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں, اور میں گارنٹی کرتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان, یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی. لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور نیب میں 10 سال سے کیس ہے, ان کے کیس کیوں نہیں سنتا؟ آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف. یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی. ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے. مجھے بھی گاڑی ملی تھی. گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے, وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے 4 مہنگی مہنگی گاڑیاں لی, نیب میں کیس پڑا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا, کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے, یہ غیر جانبدار نہیں ہے.
तो प्लीज हमारे केस सुने जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उससे एक इंसाफ के निजाम में हमें इत्मीनान होगा हम सबको। और आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से, मैं फिर ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करे? और कौन सा फैसला करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है? और इसका माजी देख लें, इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं। यह फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। एफबीआर में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा? पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा? इनकी कभी पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए। 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस में इतनी करप्शन है। यह 93 की बात है। आईजी अब्बास खान ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर पंजाब पुलिस के अंदर पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया है। और फिर उसने कहा कि कई लोगों को भर्ती किया जो मुजरिम थे, जो जुराइम पेशा लोग थे, उनको पुलिस में भर्ती किया गया। यह 93 की बात है। तो इससे हम ये आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यह दयानतदारी से पाकिस्तान की अहम फैसला करेगा। मैं तो आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इसलिए बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जब वो भारी अक्सरियत से डेविड कैमरॉन जीतता है इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम जब हारता है उसको कोई जरूरत नहीं थी इस्तीफा देने की, वो इस्तीफा दे देता है कि जी मेरे पास इखलाकी कुव्वत खत्म हो गई है। तो इखलाकियात के ऊपर, क्योंकि हमने बरतानिया से ली हुई है जमहूरियत, उसकी बुनियाद इखलाकियात के ऊपर रखी हुई है। एक उनका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, वो रिजाइन कर देता है कि मेरी वो इखलाकी, मेरे पास वो ताकत नहीं है हुकूमत करने के लिए। तो यहां एक मफरूर जो पाकिस्तान के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता करवाया, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट, इदारों को तबाह करना हो, मेरिट खत्म कर दो। तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये एक तो मेरिट पर नहीं फैसला करेगा, और दूसरी ये सारी कौम का हमारी इखलाकियात का मजाक उड़ रहा है कि हम और नीचे गिर रहे हैं। पहले चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया, चोरों ने अपने केसेस सारे खत्म कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब एफआईए के केस में थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर वो बेचारा डॉक्टर रिजवान भी मर गया, किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि ये क्या हो रहा है कि लोग एकदम आते साथ ही मर गए हैं। वही राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर लोगों की कत्लेआम की, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर यही वो लोग वापस आके केसेस भी अपने खत्म करवाते हैं, हर किस्म का जुल्म करते हैं पाकिस्तान पे, सहाफियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस मुल्क के मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन कर देते हैं। और फिर एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी यह फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में
اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا. میں تب سے جانتا ہوں اس کو. یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے, تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں. میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی, الیکشن سے بھاگ رہا ہے, ملک کو داؤ پہ رکھوایا ہوا ہے. الیکشن ملک کا رسک فیکٹر, قرضے واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے, کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی. ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں. اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے, ہمارا نہیں, ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی, اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا, اور ہے بڑا بزدل آدمی, کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہے, اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا, اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے, انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا, یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے. اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے, جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں, تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور قوم ہے, یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی. پاکستان زندہ باد. یہ جو امپورٹنٹ